हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार आप सभी को विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आज की क्लास में जानेंगे पौधे जंतुओं का संरक्षण। जो पिछले क्लास में हम जाने थे इसके बारे में, वन उन्मूलन के बारे में। वन उन्मूलन के बारे में बस यही समझे थे कि बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करना। इसके हम वन उन्मूलन क्या है, इसका क्या कारण है कि वन उन्मूलन हमारे देश के अंदर होती है। तीसरा चीज़ समझे थे कि वन उन्मूलन से हमें क्या क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, परेशानियां क्या क्या झेलनी पड़ेगी, इन सब के बारे में हम जाने थे। आज हम जानेंगे वन उन्मूलन के बाद जैव विविधता के बारे में जानेंगे और वनों और जंतुओं के बारे में, संरक्षण के बारे में जानेंगे, काफ़ी कुछ आगे जानेंगे। तो आइए आज की क्लास में चर्चा करते हैं। पौधे और जंतुओं में संरक्षण से क्या समझते हैं। जंतुओं में संरक्षण यानी कि यही पौधे और जंतुओं का संरक्षण यानी कि उसका बचाव करना। क्या करना है? बचाव करना। तो पौधे और जंतुओं का संरक्षण यानी कि इसका हमें बचाव करना है। बचाव करने के लिए वनों की कटाई को कल हम समझे थे। वनों की कटाई, वन उन्मूलन, क्योंकि वन सबसे बड़ा एक दुविधा है, सबसे बड़ा एक कारण है जंतुओं को बचाने का। हम कल भी बताए थे पौधा और जीव जंतु में से पौधा और जंतु में से एक दूसरे पर काफी निर्भर है, क्योंकि पौधा जंतु को क्या देंगे, ये पौधा जंतु को ऑक्सीजन देंगे और जंतु पौधा को CO2 देंगे। ये काफी एक दूसरे पर निर्भर है। और यदि पौधा रहेगा तो जंतु रहेगा, जंतु रहेगा तो पौधा रहेगा। ये केवल आप बोलेंगे श्वसन के दृष्टिकोण से, नहीं, श्वसन तो है ही है, श्वसन है जो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ये तो होती है। लेकिन जरा बताइए, यदि पौधा नहीं होगी तो जंतु कहाँ रहेगी? बाजार में, बाजार समिति मोड़ पर यहाँ नहीं ना रहेगी, तो कहाँ रहेगी जंतु? जंतु के लिए जंगल ही चाहिए, वन ही चाहिए। तो जंतु के लिए रहने के लिए कोई आवास नहीं रह पाएगा। और यदि जंतु ही ना रहा अब पौधा रहा, क्या रहा? पौधा रहा। तो पौधा यदि रहा, जंतु ही नहीं रहा, तो इसके लिए क्या चाहिए? तो पौधा यदि रहा, वन रहा और जंतु नहीं रहा, तो वन में कोई भी जाएंगे घूमने के लिए, एकदम निर्भय होकर घूमने के लिए जाएंगे, निर्भीक होकर घूमने के लिए जाएंगे। उन्हें किसी चीज का डर नहीं होगा और वनों को क्षति भी पहुंचाएंगे, वन को काटेंगे भी, पेड़ों को काटेंगे, जिस कारण से पौधा की भी संख्या में घटेगी। क्या होगी? इसकी संख्या में घटेगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि पौधा, यदि जंतु ही खत्म हो जाते हैं तो पौधा भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और पौधा भी खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे जंतु भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जंतुओं को रहने का आवास नहीं मिल पाता। समझ गए बातों को? हम यही पिछला क्लास में समझाए थे। अब हम समझाएंगे कि दोनों को एक साथ हम बचाव कैसे कर पाएंगे, दोनों को एक साथ हम बचाव कैसे कर पाएंगे, रोक कैसे पाएंगे, इसको हम समझेंगे। इसको जानेंगे कि वनों और जंतुओं का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। वनों और जंतुओं को बर्बाद होने से बचाना, यानी कि संरक्षण का अर्थ क्या है? बर्बाद होने से बचाना ही या रोकना ही वनों एवं जंतुओं का संरक्षण कहलाता है। इसके निम्न उपाय है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि को रोकना। हमारे भारत देश के अंदर जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, जनसंख्या में यानी कि मनुष्यों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो धीरे धीरे उनको रहने के लिए आवास चाहिए, उनको भोजन के लिए कृषि योग्य भूमि चाहिए। तो कृषि योग्य भूमि के लिए वनों की कटाई किया जाना है, रहने के लिए आवास के लिए वनों की कटाई किया जाना है, और काल कारखाने में वृद्धि होगी, फैक्ट्रियों में वृद्धि होगी, इन सब के लिए वनों की कटाई किया जाना है। तो इन सब को रोकने के लिए हमें जनसंख्या में ही रोक देंगे। जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी तो ना तो भोजन का उतना जरूरत पड़ेगा, और जनसंख्या में वृद्धि कम होगी तो भोजन की जरूरत कम पड़ेगी, कृषि कम पड़ेगी, फैक्ट्री उद्योग कम लगेंगे, जिस कारण से वन बचे रह पाएंगे। तो हम कह सकते हैं एक पहला कारण है कि वनों की कटाई के लिए जनसंख्या में वृद्धि को हमें रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। आप इसको समझ गए होंगे। फिर दूसरा नंबर, वनों की कटाई। वनों की कटाई का मतलब है कि पहला नंबर है कि वन को बचाना है तो उसको काटने से ही बचा देना है। यदि वन को हम काट रहे हैं, अधिक से अधिक काट रहे हैं, तो उसको काटने से बचा देना, काटने से बच जाएगी। या फिर वन को कहा जाता है किसी देश का फेफड़ा, वन को कहा जाता है एक प्रकार से फेफड़ा। जैसे भारत का भी कई सारे वन है जो भारत के फेफड़ा के रूप में जाने जाते हैं। फेफड़ा समझते हैं ना, जिससे हम श्वास लेते हैं, वही जाने जाते हैं। भारत में छत्तीसगढ़ में हस्तक्षेप जंगल है, जिसको हम वन के रूप में जानते हैं। 40 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है, 40 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है ये छत्तीसगढ़ का वन। और ये वन को कहा जाता है हस्तक्षेप जंगल को भारत का फेफड़ा, और यही कट जाएंगे तो भारत
में जो है ऑक्सीजन को जो प्रोड्यूसिंग पावर जो है, ऑक्सीजन जितना निकलेगा वो ऑक्सीजन घट जाएगी, और ऑक्सीजन घट जाएगी तो हमारा जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, जिस कारण से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक छूट रही है, ऑक्सीजन में कमी आ रही है, तो वातावरण का तापमान बढ़ेगा। अब वातावरण का तापमान बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जो बर्फ है, बर्फ जो है, बड़े बड़े बर्फों का चट्टान है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में रह रहे हैं वो पिघलेंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ेंगे, और समुद्र का जलस्तर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो है जितना जितना कुल स्थल है, स्थल जलमग्न हो जाएगी, डूबते चली जाएगी, छोटे छोटे टापुएं डूबते चली जाएगी, बाढ़ आते चली जाएगी। तो ऐसा स्थिति हम उत्पन्न कर देते हैं। कई सारे कारणों को हम जन्म देते हैं। एक वन नहीं रहने पर कई सारे कारणों को हम जन्म दे पाते हैं, जैसे कि आपको पता चल गया इतना कुछ। तो वनों की अधिक से अधिक जीवो जंतुओं को छोड़ना। अब देखो, वनों की कटाई से तो बचाना है, क्योंकि वन को ही बचाना है, तो वनों की कटाई से हम बचा लेंगे। दूसरा नंबर में वनों में जीव जंतुओं को अधिक से अधिक छोड़ेंगे। अच्छा बताओ, किसी वन में हम जीव जंतु को अधिक से अधिक जीव जंतु को छोड़ दिए, शेर, बाघ, भालू, चीता सबको छोड़ दिए, उस वन में डर के मारे कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। डर के मारे कोई नहीं जाएगा तो वनों को क्षति भी नहीं पहुंचा पाएगा। तो मन में लालच आएगा, अरे ये पेड़ बड़ा लंबा है, इस पेड़ से तो हम बहुत सारे फर्नीचर बना लेंगे, जाएगा पेड़ को भी काटने लेके जाएगा। इसीलिए वन में घूमने भी कोई नहीं जाएगा इस जानवर के डर से, अब वन को क्षति भी नहीं पहुंचाएगा इस जानवर के डर से। इसलिए वन में अधिक से अधिक जानवरों को हमें छोड़नी पड़ेगी, समझा? इसके लिए हमारे भारत सरकार क्या करते हैं, वनों को रिजर्व कर देते हैं। रिजर्व समझते हो? यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। अब वनों को रिजर्व करते हैं, उस वन में छोड़ देते हैं जीव जंतुओं को, उस जीव जंतु वाले इलाके में कोई नहीं जा सकते। जैसे गया के वनों में रिजर्व सेंटर है, जैसे गया में भी वन है, बिहार के गया जिले में भी वन है, बिहार के कैमूर जिले में वन है। ये सभी जगह रिजर्व सेंटर रिजर्व कर दिया है कि यहाँ पर रिजर्व है, इस रिजर्व क्षेत्र में कोई भी नहीं जा सकते, कोई भी इंसान नहीं जा सकते। जाएंगे तो वो अपना क्षति खुद कर बैठेंगे, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर काफी भयानक जंगली जानवर है ना। जैसे पश्चिमी चंपारण में टाइगर को पाला जाता है, टाइगर का रिजर्व सेंटर है ना, जिसको रिजर्व अभयारण्य के नाम से जानते हैं। तो ऐसा सरकार काफी सारे योजना बनाते रहती है कि रिजर्व कर देंगे, इसमें कोई नहीं जाएंगे तो वन सुरक्षित रहेगा, वन सुरक्षित रहेगा तो हमारे लिए ऑक्सीजन मिलते रहेगा, हमारा स्वास्थ्य बरकरार। तो वनों से हमें पता चला कि वनों को बचाव करना काफी जरूरी है। वनों में अधिक से अधिक जंतुओं को छोड़ना पड़ेगा ताकि वनों का बचाव हो पाए। और प्राकृतिक आपदा से बचाव, प्राकृतिक आपदा से बचाओ। जब कभी प्राकृतिक आपदा आ जाता है, माना कि भूकंप, बाढ़ और कौन सूखा, भूकंप, बाढ़ और सूखा। भूकंप आएगा तो वन की क्षति होगी, जिसको हम वन उन्मूलन के नाम से जानते हैं, है ना। भूकंप आएगी तो वन उन्मूलन होंगे, वनों की क्षति होंगे अधिक मात्रा में। क्या भूकंप एक जगह आते हैं? नहीं ना, भूकंप आते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं, और बड़े पैमाने पर जितने सारे वन रहते हैं सभी को प्रभावित कर देते हैं। तो भूकंप के द्वारा भी वन का क्षति होती है, वन उन्मूलन होती है भूकंप के द्वारा। और दूसरा नंबर में बाढ़ के द्वारा। जब बाढ़ आ जाएगी, पानी आ जाएगी काफी सारा पेड़ पौधे बह जाएंगे इस पानी के द्वारा, है ना। आप लोग देखते होंगे गंगा नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो उसके किनारे जितने सारे पेड़ पौधे रहते हैं सब गिरने लग जाते हैं गंगा नदी में, है ना, और सब बहने लग जाते हैं। आजकल वैसा वीडियो आते रहता है ना, वायरल होते रहता है, आप लोग देखते होंगे। आज बारिश का ही मौसम है, बारिश का ही समय है, वैसा ही वीडियो आते रहता है। नहीं आता है, बोलो दूसरा आता है। जो लाओगे वही ना है। हाँ, समझ में आया बातों को? हम क्या समझाएं? हम यही बोले, पहला नंबर भूकंप, दूसरा नंबर बाढ़। बाढ़ से वन उन्मूलन हो रहा है, यानी कि प्राकृतिक आपदा जो आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदा, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मानव चाहेगा, बोलेगा कि बाढ़ आ जाओ, भूकंप आ जाओ, मानव क्यों ऐसा चाहेगा। और तीसरा नंबर में सूखा। यदि जंगल में, वनों में सूखा पड़ जाएगी तो वनों में पानी की मात्रा कम जाएगी, वनों में पानी की मात्रा कम जाएगी, और पानी की मात्रा कम जाएगी, खनिज लवण की मात्रा कम जाएगी, जिस कारण से वन में पेड़ पौधे सूखने लगेंगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे।
तो इसीलिए कह सकते हैं सूखा, ये भी प्राकृतिक आपदा का कारण है। तो वनों में प्राकृतिक आपदा से हमें बचाव करनी चाहिए। इसके लिए हमें जो तरीका अपनाना है वो तरीका अपना करके हमें वन को बचाना है। क्योंकि हम कह सकते हैं, आप लोग 7th क्लास में पहले चैप्टर में पढ़े होंगे कि वन है तो वन है। वनों में भूस्खलन से बचाना। भूस्खलन समझते हो? वनों में कभी कभी भूमि जो होते हैं स्खलित हो जाते हैं, कभी कभी नदियों का प्रवाह हो जाते हैं और उससे भूमि स्खलित होते रहते हैं, टूट टूट कर गिरने लगते हैं, तो पेड़ पौधा भी नष्ट होते हैं। क्योंकि वन में पेड़ पौधा लगे हैं, वो भी टूट टूट करके गिरते रहेंगे। कहाँ? नदियों के द्वारा बहते हुए बाहर निकल जाएंगे। माना कि एक बड़े पैमाने पर वन है, इस बड़े पैमाने पर वन के द्वारा बीच में नदी गुजर रही है और नदी के द्वारा भूस्खलित होते रही है और यहाँ पर पेड़ पौधा लगा हुआ, तो सारे पेड़ पौधा नदी में गिरते चले जाएंगे, अब बहते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे, निकल जाएंगे। तो कह सकते हैं धीरे धीरे नदी की चौड़ाई बढ़ती जाएगी तो वन का क्षति होगी, वन की क्षति होगी। तो ऐसे इसको कहते हैं भूस्खलन। तो भूस्खलन से बचाव करना भी हमें काफी जरूरी है, तब जाकर वन बच पाता है। तो हम आपको बता दिए वनों और जंतुओं को बचाना हमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय है ना। इसको बचा करके चलना पड़ेगा। वन हो या जंतु हो, दोनों को हमें बचा करके चलना पड़ेगा, तब दोनों को संरक्षण हो पाएगा, नहीं तो संरक्षण। आप इस चीज को समझ गए होंगे, भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पहला नंबर में क्या बोले? जनसंख्या में वृद्धि, आपको पता चल गया होगा, अधिक से अधिक जनसंख्या में वृद्धि नहीं करना है। दूसरा नंबर में वनों की कटाई, वन को कटाई करने से बचा देना है। वनों में अधिक से अधिक जीव जंतुओं को छोड़ देंगे, जिसका से डर के मारे कोई नहीं जाएगा वन में। प्राकृतिक आपदा से बचाव करना है, यानी कि भूकंप और बाढ़ और सूखा से, ये सबसे बचाव कर लेना है। वन में भूस्खलन से बचाना है, भूमि जब स्खलित होकर के नदी में गिरेगी, ये सबसे बचाते चलना है, तो वन बचा रहेगा, वन का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। समझ में आ गया बातों को? अब देखिएगा जैव मंडल, इसको कहते हैं बायोस्फीयर। जैव मंडल को हम ये समझेंगे कि पृथ्वी पर वैसे स्थान जहां पर सजीव रहते हैं, और सजीव के दौरान वो पेड़ पौधा भी हो सकते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल जीव जंतु ही हो, नहीं, सजीव में वो दोनों हो सकते हैं, पेड़ पौधा जीव जंतु। जहां सभी रह रहे हैं उसे कहते हैं हम बायोस्फीयर या जैव मंडल। तो आप कह सकते हैं कि जैव मंडल में वन भी आ सकते हैं। बोलिए, जैव मंडल में वन भी आ सकते हैं, क्योंकि वन में पेड़ पौधा भी है और जीव जंतु भी। जैव मंडल में पेड़ पौधा भी आ जाएंगे और क्या, जीव जंतु दोनों आ जाएंगे, क्योंकि दोनों तो वन में ही मिलते हैं। तो सबसे बड़ा पैमाना जैव मंडल का वन होता है। जब सबसे बड़ा पैमाना जैव मंडल का क्या होता है? वन होता है। और दूसरा बात में होता है कि हम लोग में आते हैं, जीव जंतु में आते हैं। तो जीव जंतु भी जहाँ रहते हैं तो वो भी बायोस्फीयर ही कहलाता है, वो भी जैव मंडल ही कहलाता है। तो सबसे अधिक वही बोला, पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का ही वह जिसमें सजीव पाए जाते हैं। सजीव में कोई भी आ सकते हैं, पेड़ पौधा और जीव जंतु भी आ सकते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत वन भी आते हैं। सबसे पहला नंबर में क्या आता है? क्यों वन आता है? क्योंकि वन के अंतर्गत पेड़ पौधा और जीव जंतु दोनों आ जाते हैं। पेड़ पौधा और जीव जंतु दोनों आ जाते हैं। और जैव आरक्षित क्षेत्र, जैसे जीवों को आरक्षित कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है जीवों के लिए कि इस जगह में केवल जीव जंतु रहेंगे और पेड़ पौधा रहेंगे और कोई नहीं जाएंगे। कोई जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे, जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए उसके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। इसको हम लोग जानते हैं वन्य अभयारण्य के नाम से जानते हैं, वन्य जीव अभयारण्य। जैविक उद्यान के नाम से जानते हैं। जैविक उद्यान समझते हो ना, जैसे बायोस्फीयर, जैविक उद्यान जैसे पटना का चिड़ियाघर, ये भी एक प्रकार की बायोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जीव जंतु हैं। भले हाँ वो एक कारागार में बंद है, हम उसको देखने जाते हैं, और चारों तरफ से क्या, पेड़ पौधा भी है। तो हम इसको एक बायोस्फीयर के नाम से जान सकते हैं, जैव मंडल के नाम से जान सकते हैं। समझ में आया बातों को? अब आगे देखिएगा, तो ये सब बोला गया है कि अभयारण्य आरक्षित क्षेत्र, इसमें पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में हम समझाए थे कि सभी मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। जैसे कि एक पृथ्वी पर पाए जाने वाले में से घास खाएंगे, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा। विविधता समझो। बायोडायवर्सिटी के बारे में हम बता दें कि जीवों में विविधता अलग अलग प्रकार से, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां
अच्छा बताओ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियां एक है कि अनेक है? कौन कौन से है? एक स्थल पर रहने वाले, तो कोई हवा में उड़ने वाले, कोई जल में रहने वाले। बात को समझो, कोई स्थल पर रहने वाले, कोई हवा में रहने वाले, कोई जल में रहने वाले। जैसे कि स्थल पर रहने वाले हम लोग, सबसे बड़ा प्राणी में होमोसेपियंस आ जाते हैं, होमोसेपियंस में मनुष्य आ जाते हैं। उसके बाद और सारे जीव जंतु आ जाते हैं। वायु में, और वायु में कौन? वायु में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और कौन हो सकते हैं? पक्षी वर्ग का श्रेणी, जो वायु में उड़ते हैं, लेकिन रहते ही स्थल पर ही, लेकिन उड़ते हैं वायु में। तो इनका अलग हो गया विविधता। और जो पानी में रहते हैं, मछली वर्ग के प्राणी, और भी मत्स्य वर्ग के प्राणी, और भी कई सारे सर्प वगैरह, मगरमच्छ, ये सब जो पानी में रहते हैं, ये सब अलग हो गया। तो ये सब जैव विविधता। बोला गया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियां, जीवों की अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग प्रजाति, तो उसको कहेंगे पक्षी वर्ग के श्रेणी। हम लोग होमोसेपियंस में आएंगे। फिर एक और कहे जाएंगे मत्स्य वर्ग के प्राणी। तो ये सब उनके पारस्परिक संबंध, एक दूसरे में क्या है? संबंध। पर्यावरण में उनके संबंध जैव विविधता कहलाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? जैव मंडल का आरक्षण करना। जैव मंडल समझते हो? जहां सजीव रह रहे हैं। सजीव का अर्थ है कि पेड़ पौधा और जीव जंतु दोनों रह रहे हैं। जहां ये दोनों रह रहे हैं, इसको क्या करना है? एक जगह हमें आरक्षण कर देना है, ताकि इनका कोई नुकसान या हानि ना हो, कोई बाहरी क्षेत्र से इसका कोई हानि ना हो। तो यही बात बोल रहे हैं कि जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? किसी का खास क्षेत्र के जैव मंडल के विविधताओं और उसके परंपराओं को बनाए रखना के लिए सरकार द्वारा कुछ स्थानों पर चिन्हित किया गया है। यानी कि कुछ स्थानों पर सरकार द्वारा चिन्हित कर दिया गया है कि इस स्थान में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, जानवर, जंगली जानवर रहते हैं और वन भी है, इसलिए इस जगह को सुरक्षित कर देते हैं। यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हम क्या बोले? किसी जैव मंडल के क्षेत्र को आरक्षित करना यानी कि सुरक्षित करना ही जैव मंडल का आरक्षण क्षेत्र। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो इस सरकारों के द्वारा निश्चित किया जाता है कि इसका परंपरा में कोई बदलाव ना आए। अब इस जैव मंडल में कुछ आदिवासी लोग भी रहते हैं। इन आदिवासियों को परंपरा होती है कि इनका भगवान जंगल ही होता है, वन ही होता है, क्योंकि वन से ही जड़ी बूटी, फल फूल सब कुछ प्राप्त करते हैं, लकड़ियाँ सब प्राप्त करते हैं, वन से ही इन सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये बाहरी दुनिया से इनको कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए आदिवासी लोगों को भी परंपरा, कल्चर वगैरह सब कुछ को सुरक्षित किया जाता है। यही कहा जाता है जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र। फिर ये सरकार द्वारा किया जाता है, उसे जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैसे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मध्य प्रदेश इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जीवों को सुरक्षित किया गया है, पेड़ पौधों को सुरक्षित किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। अब आपको पता चलता होगा कि भारत में कोई ऐसा क्षेत्र जरूर है जहाँ पर किसी विशेष प्रकार के प्रजाति होते हैं जिन्हें हमें बचाना काफ़ी जरूरी है, वो कहीं नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि काला हिरण। काला हिरण के लिए सुरक्षित किया गया, रिजर्व किया गया असम में, क्योंकि असम में काला हिरण पाया जाता है। इसके लिए एक वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया है असम में। समझ में आया? क्योंकि इस जगह में काला हिरण ही पाया जाएगा और कोई नहीं। गेंडा के लिए कोई जगह गेंडा पाया जाता है, कोई जगह काला टाइगर, ब्लैक टाइगर ये भी पाया जाता है। ये सब सुरक्षित किया गया है, संरक्षित कर दिया गया है ताकि वो कहीं भी नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति में कि भारत में पेड़ यानी कि वैसे पौधों जीव जंतुओं की प्रजाति जो केवल किसी खास क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। भारत में किसी खास क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, सब जगह ये पाए नहीं जाते हैं। वो उसे दूसरे क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। उस क्षेत्र को विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हम कहते हैं। किसी दूसरे क्षेत्र में पाए नहीं जाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। समझ में आया? तो आप बताइए बिहार के चंपारण जिला में यानी कि पश्चिमी चंपारण में कौन सा जीवों के लिए सुरक्षित किया गया है, संरक्षित कर दिया गया, अभयारण्य बना दिया गया है? बताइए तो क्या? तो टाइगर रिजर्व सेंटर बाघ के लिए पश्चिमी चंपारण में संरक्षित कर दिया गया है ये टाइगर रिजर्व सेंटर। फिर आगे पक्षी अभयारण्य कैमूर में पक्षियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है, पक्षी अभयारण्य कैमूर में है। भारत का पश्चिम बंगाल का इलाका
भारत के पश्चिम बंगाल के इलाका समझ में आ रहा है, उस तरफ का भाग, उस तरफ का भाग जो ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके ले जाते हैं, ऐसे बनाते हैं इस प्रकार से, है ना, इधर करते हैं। तो पश्चिमी बंगाल का इलाका, ये वाला इलाका में सुंदरबन एक डेल्टा है। कैसा डेल्टा है? सुंदरबन। इस सुंदरबन डेल्टा में भी बाघों के लिए रिजर्व किया गया है। बोला गया है कि इस डेल्टा में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे प्रजाति पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं अलग अलग किस्म का, इसलिए इस पेड़ पौधे में भी अलग अलग जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। वहाँ बाघ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ जो सुंदरबन में जो वन में जो बाघ पाया जाता है वो शायद भारत में कहीं पाया जाता होगा। प्रजातियाँ, इसको स्पीशीज कहते हैं। ये क्या है? प्रजातियां के बारे में बोले कि सजीवों का वह समूह जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सजीव का ही समूह है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, प्रजातियां कहलाते हैं। जैसे अभी तुरंत बताया है, मनुष्य का प्रजाति अन्य जीवों से अलग है, सांपों से अलग है, मगरमच्छ से अलग है, वो सब अलग अलग प्रजाति में आएंगे। मनुष्य किस में आएंगे? स्तनधारी प्राणी में आएंगे। तो ये सब बिल्कुल प्रजाति अलग हो जाते हैं, है ना, अलग हो जाते हैं। इन्हीं सबको कहते हैं स्पीशीज या प्रजातियां कहते हैं। तो कहा गया हमारे इस पृथ्वी पर लगभग 24 लाख स्पीशीज है। कितना है? लगभग 24 लाख स्पीशीज है, 24 लाख प्रजातियां है हमारी इस पृथ्वी पर। तो ही बोला गया है कि सजीवों के समूह को जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, अर्थात एक जाति के सदस्य केवल उसी जाति के सदस्यों के साथ संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। समझे? मनुष्य मनुष्य के साथ संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, सांप सांप के साथ, गिदड़ गिदड़ के साथ, कुत्ता कुत्ते के साथ, उसी प्रकार से उसी प्रजाति, उसे ही क्या कहते हैं? प्रजातियां। यानी कि उसका संतान भी आगे आने वाला संतान जो रहेगा वो भी उसी प्रजाति का ही रहेगा, प्रजाति उनका चेंज नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है इसको प्रजातियां, स्पीशीज। समझ में आया? इसको आप समझ सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, वन्य जीव अभयारण्य से आप क्या समझते हैं? वन्य जीव अभयारण्य यानी कि एक बड़ा क्षेत्र जहां वन्य जीव और उसके आवास को किसी प्रकार से सुरक्षित किया गया है। यानी कि वन्य जीव को, यानी कि जो वन में पाए जाने वाला जीव है, यानी कि जंगल में पाए जाने वाले जो जीव है और उसका आवास, यानी कि उसका घर तो वन ही है। तो वन में पाए जाने वाले जो जीव है और उसका आवास यानी कि वन को सुरक्षित किया जाता है। वन को और जीवों को दोनों को सुरक्षित किया जाता है, उसी को कहते हैं हम वन्य जीव अभयारण्य। उसके लिए सरकार पहले से सुनिश्चित कर देती है कि ये जगह फिक्स है वन्य के लिए, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, जंगल नहीं काट पाएंगे। समझे? वैसे ही हमारे भारत के अंदर काफ़ी सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो इसके बाद अगला हम लिखाएंगे कि भारत में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है, इसके बाद वो अगला क्लास में बताएंगे। ठीक है? भारत में कौन कौन वन्य जीव अभयारण्य अगला क्लास में हम बता देंगे, क्योंकि वो वन्य जीव अभयारण्य है। फिर आगे अभयारण्य कहा जाता है, जैसे भारत में कुल 566 वन्य जीव अभयारण्य है, छोटा बड़ा मिला करके। तो बोलोगे कि 566 आप लिखाइएगा, नहीं, हम 566 नहीं लिखाएंगे, हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बड़े बड़े वन्य जीव अभयारण्य लिखाएंगे, वो भी हाईएस्ट 30 लिखाएंगे, 30 लिखाएंगे कम से कम। हाँ,